मैं पौर्मा बनर्जी, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र डाइट कुशीनगर, आप सभी डीएलएड के प्रशिक्षुओं का पुनः इस वीडियो लेक्चर सेशन में स्वागत करती हूं और मैं ये आशा करती हूं कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और इस समय का सदुपयोग करते हुए अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल जो है मैंने अपने लेक्चर में जो आर्टिकल्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं शिक्षा को लेकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको लेकर के चर्चा किया था। कल मैंने आपको आर्टिकल 15, 16, 17, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के बारे में बताया था। आज जो है हम लोग आर्टिकल 45, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 46 और जो राजभाषा हिंदी को लेकर के कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको लेकर आज चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, वह आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। कहाँ से? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मौलिक अधिकार हैं वह इन आर्टिकल में समाहित है और जो नीति निर्देशक तत्व है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वह आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 है। तो आर्टिकल 45 जो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग समझ ही गए होंगे वो किसके अंडर में आ रहा है? नीति निर्देशक तत्व के अंडर में आ रहा है, जो 36 टू लेकर 51 के भीतर है। तो क्या है डिफरेंस? मेन डिफरेंस क्या है? मौलिक अधिकार जो है वह एनफोर्सेबल बाय कोर्ट होता है। मतलब अगर आपके मौलिक अधिकार छीन जाते हैं तो कोर्ट उसमें इंटरवेन करता है, कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करता है। आप वहाँ पे जा सकते हैं अपने अधिकारों को पाने के लिए। पर अगर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें से कोई कुछ आपको नहीं हो रहा है, आपके साथ जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं वो अगर लागू नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। तो आर्टिकल 45 में क्या दिया गया था? आर्टिकल 45 में ये दिया गया था कि संविधान के लागू होने से 10 वर्ष के अवधि में, संविधान के लागू होने से 10 वर्ष के अवधि में 14 वर्ष के बच्चों का अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। किसको? स्टेट को जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना होगा फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जब से संविधान लागू हुआ है उसके 10 वर्ष के अवधि तक जो स्टेट है, जो राज्य है, उसे 14 वर्ष के बच्चों का जो है फ्री एंड कंपल्सरी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रोविज़न करना होगा। यह 45 में दिया गया। बट वो तो एनफोर्सेबल है नहीं। अगर जो है राज्य नहीं देता है तो उसके लिए तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो उसको और सुदृढ़ करने के लिए, उसको और पावरफुल करने के लिए क्या किया गया? 2002 में 86th अमेंडमेंट के द्वारा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2002 में 86th अमेंडमेंट के द्वारा जो 45 में जो आर्टिकल था, जो प्रोविज़न था, उसको फंडामेंटल राइट बनाया गया, आपका मौलिक अधिकार बनाया गया। बच्चों, उसमें ये दिया गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका यह अधिकार है, उनका फंडामेंटल राइट है कि वह जो शिक्षा है वह उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उनको मिल सके। इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया। फिर उसके बाद अब फंडामेंटल राइट तो बन गया किससे? 86th अमेंडमेंट से 2002 में। पर इसको लागू कैसे करें? ठीक है, अब बन गया, बट इसका कुछ रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन करें कैसे? उसके लिए कुछ बिल होगा, कोई एक्ट होगा, तब ना इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो पाएगा उसका। तो उसके लिए क्या हुआ? बिल लाया गया जो कि आप लोग जानते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, 2009। तो यह जो है, जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके लिए लाया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ।
इसको एक्ट बनाया गया जिसमें पूरे गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि किस तरीके से जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को लागू किया जाए। तो इसमें भी वही है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगा, और उसमें जो है सारे नॉर्म्स दिए गए हैं कि कितना टीचर टू प्यूपल रेशियो होगा। टीचर टू प्यूपल मतलब कि शिक्षक और जो छात्र हैं उनमें क्या रेशियो होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा स्कूल का, छात्रों को जो है आप पनिश नहीं कर सकते, आप कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकते, उनको फ्रीडम देना होगा, उनको कई सारे जो है उसमें नॉर्म्स दिए गए हैं कि किस तरीके से ये सुचारू रूप से लागू हो सके। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट हुआ, फिर उसके बाद में एक्ट बना प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फिर अब जो है मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देती हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे देश में किस देश से लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में किस देश से लिया गया है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वह किस देश से लिया गया है। फिर उसके बाद जो है अब फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसके बाद 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है। भाई हमारा अधिकार तो है, पर हमारी कोई जिम्मेदारी भी है राष्ट्र के प्रति, हमारा कुछ ड्यूटीज़ भी है जो हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग हमेशा कहते रहते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, पर क्या हम लोग भी अपनी जिम्मेदारी सही से निभाते हैं? तो ये सोचने का विषय है, हम लोग को अपनी जिम्मेदारी भी अच्छे से निभानी चाहिए। तो जो इसमें 86th अमेंडमेंट में एक ड्यूटी भी जोड़ा गया 51A में कि जो अभिभावक है, जो गार्जियन है, ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि अपने बच्चों को शिक्षा दे और अपने स्कूल तक ले जाए, और उनको ये एक इनकी जिम्मेदारी है कि जो बच्चे हैं उन 14 वर्ष तक के बच्चे जो हैं वह अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सके, ये गार्जियंस की जिम्मेदारी है। तो इसमें एक ड्यूटी भी जोड़ा गया, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वह 51A के अंदर आता है। अब आप लोग को ये बताना है कि किस कमिटी ने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में सजेशन दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर आता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 कहता है कि जो राज्य है वह पिछड़े जाति या जनजाति के लोगों के उन्नयन के लिए कार्य करे। जो भी प्रोविजंस हैं, जो जनजाति है, जो उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों के उन्नयन के लिए राज्य कार्य करे, आर्टिकल 46 कहता है। और जो राजभाषा हिंदी है उसके उन्नयन के लिए आर्टिकल 351 में दिया गया है कि राजभाषा हिंदी का विकास और प्रसार करने के लिए जो है राज्य प्रयास करे। यह आर्टिकल 351 में दिया गया है। तो इसी से जो है आज का लेक्चर मैं समाप्त करती हूँ। मैं ये आशा करती हूँ कि ये आपको कुछ महत्वपूर्ण आपको जानकारियाँ मिली होंगी, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं एजुकेशन को लेकर के, उसको लेकर के आपको कुछ अच्छा नॉलेज मिला होगा। आगे जो है बाल अधिकार है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इन सब के बारे में आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।